क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो सिर्फ दो वर्ड ध्यान में रखना, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल और डिग्री, ये दो चीजें समझ में आ गई। अब आगे कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, एक्सप्रेशन, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग क्लास 10th में भी कुछ बेसिक पढ़ चुके होते हैं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल बेसिक से मैं कवर करूं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो सिर्फ दो वर्ड ध्यान में रखना, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल और डिग्री, ये दो चीजें समझ में आ गई। तो हम समझ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जितने भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन हम लिखते हैं उसमें अगर सारे ही टर्म c इंटू एक्स टू द पावर n फॉर्म में हो, मतलब सम कांस्टेंट इंटू एक्स टू द पावर n, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। बस ध्यान ये रखना है, जो पावर में लिखा है n, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये या तो जीरो होना चाहिए या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ऐसे एक्सप्रेशन या इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो यहां पर जैसे हमें दिख रहा है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, मतलब यहां भी जो x का पावर है वो या तो जीरो है या फिर पॉजिटिव इंटीजर है, जितने भी टर्म्स हैं, इसका मतलब यही क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड टर्म क्या है, डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो डिग्री क्या होता है, जितने भी टर्म्स हैं इसमें जो सबसे हाईएस्ट इंडेक्स है, जो पावर के फॉर्म में जो वेरिएबल का पावर है उसमें जो सबसे ज्यादा होता है, जो सबसे लार्जेस्ट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो यहाँ पर पावर क्या है, a एक्स स्क्वायर b एक्स का पावर 1 और c इंटू एक्स का पावर 0, इसको हम लिख सकते हैं। तो 0 1 2, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल भी है और इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसका मतलब यही क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 मींस ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंडीशन a नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा हुआ है, अगर a 0 हो जाए तो हम क्लियरली देख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये टर्म ही हट जाएगा, फिर हाईएस्ट पावर 2 नहीं रह जाएगा, हाईएस्ट पावर 1 रह जाएगा, फिर ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी कंसेप्ट यूज करते हैं तो अपने आप से कंडीशन हमें लगाना होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है a, वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैथ का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो जब भी डिनोमिनेटर में हम कुछ लिखते हैं तो अपने आप से हमें समझ लेना होता है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम कोई कंसेप्ट अप्लाई करेंगे आगे, तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो रहा है तो हमें फिर से एक बार सोचना होता है कि हमने जो किया है, जो कंसेप्ट अप्लाई किया है, उससे जो रिजल्ट आया उसे हमें चेक करना होता है। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी कंसेप्ट हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब आगे कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, एक्सप्रेशन, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। तो जैसा अभी हम देखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, कुछ LHS होता है, RHS होता है और वो किसी साइन के साथ आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। यहाँ बीच में क्या है, इक्वल साइन। एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें कोई LHS नहीं होता, कोई RHS नहीं होता, मतलब इक्वल साइन के साथ, किसी साइन के साथ ये किसी दूसरे टर्म से कनेक्टेड नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इक्वेशन के बारे में देखें तो इक्वेशन जब भी हम लिखते हैं, जैसे ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका डिग्री क्या है, 2। तो जितना डिग्री होता है किसी भी इक्वेशन का, नंबर ऑफ रूट्स उतने ही होते हैं। जैसे अगर x का कितना वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो हमेशा क्या होगा, 2। तो x का 2 वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आइडेंटिटी क्या होता है, x के इनफाइनाइट वैल्यूज आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे अगर देखा जाए x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये एक्चुअली a प्लस b के होल स्क्वायर से ही आ जाता है। तो x की जगह हम कुछ भी रखेंगे, कोई भी रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर हम कुछ भी रखेंगे, तो हमेशा क्या होगा, LHS और RHS दोनों इक्वल ही आएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी, जिसको एज ए फॉर्मूला भी हम बहुत याद रखते हैं, चाहे वो ट्रिगो हो चाहे अलजेब्रा हो। तो जो हम एज ए फॉर्मूला याद रखते हैं, मतलब x के सारे वैल्यूज के लिए जो सेटिस्फाई होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। और इक्वेशन
केस में क्या होता है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है, उस केस में हमेशा ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ रूट्स उसके हमेशा उतने ही होते हैं जितना उसका डिग्री हो, मतलब उसका जो मैक्सिमम पावर हो उतना, है ना, उसी के बराबर नंबर ऑफ रूट्स हमेशा किसी भी इक्वेशंस में होते हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो। डिग्री 4 अगर होता है तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाते, 4। बट आइडेंटिटी में नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट। कुछ टर्म्स और हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी हम ax² प्लस bx प्लस c इस तरीके से ही लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कहीं लिखा हुआ है तो क्या समझ लेना है, b = 0, मतलब उसमें लीनियर वाले टर्म्स नहीं होते हैं। जेई में भी 1-2 बार ये टर्म यूज करके क्वेश्चन पूछा गया है कि ax² प्लस bx प्लस c इज ए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या समझ लेना है, इनडायरेक्टली उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि b = 0, मतलब उसमें सिर्फ x² वाली टर्म्स हैं और कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं, x वाला टर्म नहीं है, x का कोफिशिएंट 0 है। और कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, b ≠ 0, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो बेसिक हम पढ़े थे वो हमेशा ध्यान रखना है, a ≠ 0 वो तो होना ही होना है। अगर a 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, है ना, प्योर और कंप्लीट की फिर बात ही नहीं होगी। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, a ≠ 0 ये बेसिक कंडीशन है किसी इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए। अगर आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर हम करें, जैसे यहां पर दिया हुआ है, देखो a² - 1x² प्लस a - 1x प्लस सम कांस्टेंट जो खुद भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है = 0, इट्स सेटिस्फाइड फॉर 3 वैल्यू ऑफ x। यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो x का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 2। इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो क्या होगा, 2। तो 2 से ज्यादा वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं हो सकता था, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, इट्स सेटिस्फाइड फॉर 3 वैल्यू ऑफ x। मतलब क्या समझ लेना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, इसका मतलब ये आइडेंटिटी है और ये सिर्फ 3 वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा, ये इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो रहा होगा। मतलब अगर क्वाड्रेटिक होता तो वो 2 के लिए ही सेटिस्फाई हुआ, और 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो पॉसिबल नहीं है कि ये सिर्फ 3 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो, सिर्फ 4 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने रहे होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, क्योंकि डिग्री से ज्यादा इसके क्या हो गए, नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई हो गया। तो आइडेंटिटी के केस में हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे x² का कोफिशिएंट जो LHS में है वही x² का कोफिशिएंट RHS में होगा, और जो x का कोफिशिएंट LHS में है वही RHS में होगा, और जो कांस्टेंट टर्म LHS में है वही RHS में होगा। इन शॉर्ट ध्यान रखना, ax² प्लस bx प्लस c = 0 अगर ये एक आइडेंटिटी है, अगर हम इसको एनालाइज कर पाते हैं कि ये आइडेंटिटी है, तो यहां से क्या कंक्लूजन आ गया, ax² प्लस bx प्लस c, RHS में हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 × x² प्लस 0 × x प्लस 0। तो यहाँ पर LHS में जो x² का कोफिशिएंट है वही RHS में होना चाहिए, और जितने भी करस्पॉन्डिंग लाइक टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो क्या कंक्लूजन निकला, a = 0, b = 0 एंड c = 0। x² का कोफिशिएंट इक्वेट किए, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म भी आपस में इक्वेट किए। मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, RHS 0 करने के बाद अगर वो आइडेंटिटी है, इसका मतलब अलग अलग तीनों कोफिशिएंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी वो x के इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो सकता है, अदरवाइज वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो जो x² का कोफिशिएंट है a² - 1 ये भी क्या होना चाहिए, 0, a - 1 ये भी क्या होना चाहिए, 0 जो x का कोफिशिएंट है, और a² - 4a प्लस 3 ये भी क्या होना चाहिए, 0। तो यहां से अगर देखा जाए तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें, a - 1 a + 1 = 0, तो यहां से a का क्या वैल्यू है, -1, -1 ना, a का 2 वैल्यू आया जिसके लिए a² - 1 0, और यहां से a का 1 वैल्यू आया, और यहां से इसको अगर फैक्टराइज करें तो 4a को हम ब्रेक कर सकते हैं, -3a - a
ये फैक्टराइज अगर हम कर दें तो यहां से रूट्स क्या आ गया, a इज इक्वल टू 3 एंड 1। अब जहां से भी दो रूट्स आए, यहां से एक रूट, यहां से ये रूट, और अगर ये आइडेंटिटी है तो तीनों ही कोएफिशिएंट्स को 0 होना होगा। मतलब a का वो वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा जो तीनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आया तीनों इक्वेशन से, a इज इक्वल टू 1। मतलब a इज इक्वल टू 1। अगर हम इसमें a की जगह 1 पुट करें तो जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो भी 0 हो रहा है, जो x का कॉफिशिएंट है वो भी 0 हो रहा है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी 0 हो रहा है। a इज इक्वल टू, क्लियर? जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा हुआ है और हमें इसको एनालाइज करना है कि ये आइडेंटिटी है या नहीं, बेसिकली ये प्रूव करना है। या किसी केस में हो सकता है हमारे सामने लिखा हो और हमें पता नहीं हो कि ये आइडेंटिटी है या नहीं, हमें एनालाइज करना हो कि ये आइडेंटिटी है या नहीं। तो अगर हम बिल्कुल बेसिक से करें कि इसको एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पहले फाइंड करें, फिर एक्स का कॉफिशिएंट फाइंड करें, फिर कांस्टेंट टर्म फाइंड करें, तो टाइम टेकिंग हो सकता है। जहां 2 लीनियर मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 2 लीनियर मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 2 लीनियर मल्टीप्लाई है, तो ये तीनों ही अलग अलग अगर देखा जाए तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब मैक्सिमम जो x का पावर है वो 2 है, तो तीनों को ऐड करने के बाद भी जो मैक्सिमम पावर x का होगा 2 ही हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, या 2 से कम भी हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी का कॉफिशिएंट पॉजिटिव हो, किसी का कॉफिशिएंट निगेटिव हो, तो वो प्लस होने के बाद कैंसिल आउट हो जाए, है ना। तो इसका डिग्री 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम डिग्री इसका 2 हो सकता है। और अगर इसका डिग्री 2 है तो इसके कितने रूट्स हो जाएंगे, इसके रूट्स भी 2 ही होंगे। 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पर ये दिखा दें कि 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, जबकि इसका डिग्री 2 है और नंबर ऑफ रूट्स इसके 2 से ज्यादा आ गए, इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी है। तो लॉजिकली अगर देखा जाए, अगर हम इसमें पुट कर दें माइनस ए, तो माइनस ए पुट करते ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, ये पूरा टर्म माइनस ए प्लस ए 0, तो ये पूरा टर्म 0। और इसमें भी क्या है, x प्लस ए, तो x की जगह जैसे ही माइनस ए पुट करेंगे तो माइनस ए प्लस ए, ये थर्ड टर्म भी क्या हो जाएगा, 0। तो माइनस ए जैसे ही पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ए प्लस बी इंटू माइनस ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए। सेकेंड टर्म क्या हो गया, 0, थर्ड टर्म भी क्या हो गया, 0। ऊपर अगर हम माइनस कॉमन ले लें, अगर यहां भी माइनस कॉमन ले लें तो माइनस माइनस प्लस, और नीचे जो है एग्जैक्टली ये सेम बन जाएगा। मतलब ये क्या आ गया, 1 प्लस 0 प्लस 0 1, और RHS हमारा क्या है, 1। सिमिलरली उसी तरीके से माइनस बी लें तो यहाँ पर माइनस बी प्लस बी 0, ये टर्म 0 हो जाएगा, और थर्ड टर्म माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 0, और जो मिड टर्म है, सेकेंड टर्म है, ये क्या बन जाएगा, माइनस बी प्लस सी इंटू माइनस बी प्लस ए, सी माइनस बी और ए माइनस। तो सिमिलरली फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ऊपर एग्जैक्टली सेम है जो नीचे है, तो ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 1, है ना, 0 प्लस 1 प्लस 0 1। तो माइनस बी भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब एक रूट क्या है, माइनस ए, दूसरा माइनस बी, और सिमिलरली अगर हम इसमें माइनस सी भी रखें तो x माइनस सी ये 0 हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी ये 0 हो जाएगा, और थर्ड टर्म नीचे जो है एग्जैक्टली ऊपर वो बन रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1, ये भी क्या आ गया 1, और RHS भी क्या है 1। तो दिखने में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, मैक्सिमम पावर हमें समझ में आ चुका था कि इसका 2 से मैक्सिमम पावर ज्यादा नहीं हो सकता, बट 2 से ज्यादा वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं है, आइडेंटिटी है, मतलब ये 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये भी समझ में आनी चाहिए बात कि ये 3 वैल्यूज से सेटिस्फाई करा के हमने दिखाया कि ये 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, बट ऐसा नहीं पॉसिबल है कि ये सिर्फ 3 वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो रहा हो। अगर ये 2 से ज्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कि इसके कितने वैल्यूज के लिए
इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, तो x के इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, है ना। डिग्री से अगर ज्यादा नंबर ऑफ रूट्स हो तो हमेशा ध्यान रखना है वो रूट्स फिर 3, 4, 5, 10, 20, 100 इस तरीके से नहीं होते, फिर नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट हो जाते हैं। रूट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक चीज और ध्यान रखना है, रूट और सॉल्यूशन दोनों वर्ड्स जो हम यूज करते हैं इनमें कुछ फर्क है, ये दोनों ही एक बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं x-2 का होल स्क्वायर, अगर हमसे कहा जाए इसके कितने रूट्स हैं तो क्लियरली देखा जा सकता है ये सम लीनियर इनटू लीनियर, इसमें जो x का मैक्सिमम पावर होगा वो 2 है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री 2 मैक्सिमम पावर 2, तो हमेशा ध्यान रखना इसमें नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे 2, है ना। नंबर ऑफ रूट्स क्या है 2, मतलब x का 2 वैल्यू है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और वो वैल्यूज क्या है x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों ही रूट्स, यहां से भी x2 आ रहा है यहां से भी 2 आ रहा है, ये दोनों इक्वल है, लेकिन इसके बाद भी जब काउंटिंग करेंगे तो इन दोनों को अलग अलग करेंगे, और हमेशा अगर नंबर ऑफ रूट पूछा जाएगा तो ही लिखेंगे। बट अगर सेम इक्वेशन में अगर हमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो हमेशा ध्यान रखना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन में अगर इक्वल रूट्स हो तो उसको हम अलग अलग काउंट नहीं करते, तो यहां से 2 सॉल्यूशन हम नहीं काउंट करते, सॉल्यूशन अगर लिखना होता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखते 1। तो हमेशा ध्यान रखना है इक्वल रूट्स हो तो उनको हम नंबर ऑफ रूट्स के केस में हम अलग अलग काउंट करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा ही नंबर ऑफ रूट्स 2 होते हैं, बट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल वाले केसेस में हम काउंट नहीं करते। एक बात और ध्यान रखना है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर इसके 2 रूट्स हैं सपोज अल्फा एंड बीटा, मतलब अल्फा और बीटा इन दोनों वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं अगर उसका रूट समझ में आ गया। इसके रूट सपोज अल्फा एंड बीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा अगर हम लिखते हैं तो इसका रूट अगर अल्फा बीटा तो इसका भी रूट अल्फा बीटा, लेकिन सिर्फ x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिखते तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या आ जाता, x² का कोफिशिएंट क्या आ जाता 1, जबकि यहाँ LHS में x² का कोफिशिएंट क्या a, इसीलिए RHS में भी हम क्या करते हैं a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको उसका रूट अगर हमें समझ में आ गया, इसका मतलब हम इजीली उसको फैक्टराइज कर सकते हैं x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू ए। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना हो तो क्लास 9, 10th में जो हम लोग पढ़े हैं एक फैक्टराइजेशन मेथड, अगर हम उस इक्वेशन को फैक्टराइज कर देते हैं तब भी हम उसका रूट निकाल सकते हैं। और दूसरा अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें इक्वल टू 0, ax² प्लस bx इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस c, अगर a से डिवाइड कर दिया जाए है ना, LHS RHS दोनों को a से डिवाइड कर दिया जाए। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना इजी हो गया, x² प्लस इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये x², इसमें एक x भी आ गया, तो यहाँ हम क्या कर देंगे b/2a, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने के बाद x का कोफिशिएंट जो था उसमें 2 से डिवाइड करने के बाद जो कुछ आया उसका स्क्वायर अगर हम LHS और RHS दोनों में ऐड कर दें ठीक है, तो LHS में हमें क्लियरली दिख रहा है। अब ये क्या बन गया, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab, और RHS क्या हो गया 4a² 4a माइनस 4ac प्लस b²। तो यहां से क्लियरली हमें दिख रहा है स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या होता है रूट में कन्वर्ट होता है,
और उसी समय प्लस माइनस साइन भी हमें लगाना होता है। यहाँ से इजीली देख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a b बाई 2a, LHS से RHS, तो क्या हो जाएगा माइनस b बाई 2a। अब इजीली देख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो रूट्स यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब जो कुछ भी रूट के अंदर था उसको एक अलग से नाम दिया गया डिस्क्रिमिनांट। तो चूंकि रूट के अंदर है और हमें पता है रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा है अगर वो निगेटिव हो जाए तो वो रियल नंबर नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो क्या है, डिस्क्रिमिनांट, उसको अलग से नाम दिया गया है। और क्लियरली देख रहे हैं एक रूट में क्या है प्लस रूट डी और दूसरे में क्या है माइनस रूट डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनांट जो कि क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो इजीली हम देख सकते हैं कि माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, तो जब ऐड करेंगे तो रूट डी का टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना। इजीली देख सकते हो माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अगर हम इसको ऐड करें तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा माइनस 2b बाई 2a इज इक्वल टू माइनस b बाई a, है ना। सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स d बाई, है ना। और डिफरेंस ऑफ रूट d बाई, मतलब एक बार में अगर हम प्लस करते हैं तो रूट d वाला टर्म्स कट जाता है और अगर हम माइनस करते हैं तो b वाला टर्म कट जाएगा और रूट d वाला बच जाता है। और क्या ध्यान रखना है, जो रूट्स का प्रोडक्ट होता है वो d बाई। नेचर ऑफ रूट्स, तो अभी मैंने बताया कि d जो रूट के अंदर जो कुछ भी था, है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अलग से एक नाम दिया गया था डिस्क्रिमिनांट। तो इरेशनल रूट जब भी होते हैं कंजुगेट पेयर में होते हैं। कंजुगेट पेयर का मतलब जैसे अगर कोई रूट 5 प्लस रूट 7 है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 5 माइनस रूट 7।